यहाँ पर फैमिलीज़ बैठती हैं, यहाँ पेशेंट्स भी बैठते हैं। इवन जो रिकवरिंग फैमिलीज़ हैं, जो रिकवरी में हैं, दे ऑल्सो कम एंड सिट हियर। क्योंकि ये जो मीटिंग्स है ना, ये काफ़ी सारी चीज़ों को के साथ डील करती है। इट कवर्स लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स, ठीक है। सो जैसे हर बीमारी का एक ट्रीटमेंट का एक नाम होता है ना, उसी तरह से जो ब्रेन इलनेसेस हैं, जो मेंटल इलनेसेस हैं, साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हैं, जैसे एडिक्शन हो गया, तो उसके ट्रीटमेंट प्लान को रिकवरी प्रोग्राम बोलते हैं। आगे आ जाओ मैम। रिकवरी प्रोग्राम बोलते हैं कि पेशेंट ने इस बीमारी से कैसे रिकवर होना है, वो सिखाया जाता है। बिकॉज देयर इज़ नो क्योर। जैसे आपने बोला कि आप 5 साल पहले आए थे, है ना, दैट टाइम भी मैंने यही कहा था, आज भी मैं यही कहने वाली हूँ, ठीक है। अब आपको 5 साल क्यों लगे आपको सर 5 years समझने में और आने में? हाँ, सो यही प्रॉब्लम है ना कि हमारे पास रीजंस हैं कि नहीं जॉब है कैसे चलेगा, या उसका वीज़ा लगा हुआ है कैसे चलेगा, कोई घर में शादी ब्याह है कैसे चलेगा। तो हम बार बार ये हर मीटिंग में यही दोहरा रहे होते हैं कि ये एक हॉस्पिटल है, आप एक पेशेंट को लेके आए हो, उसका इलाज चल रहा है। और जब भी किसी हॉस्पिटल में हम जाते हैं, अगर पेशेंट को कोई क्रॉनिक इलनेस है, कोई एक्यूट इलनेस है, कोई उसको हार्ट अटैक हो गया, कोई उसको टीबी है, कुछ भी है, तो हम किसी भी चीज़ को रास्ते में नहीं आने देते। बस हमारे हॉस्पिटल में हम बैठते ज़रूर हैं हॉस्पिटल में, मगर इस इलनेस की गहराई को, इस बीमारी की इंटेंसिटी को अंडरस्टैंड नहीं करते, है ना। उस टाइम बिकॉज अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो आपको कहा था कि जॉब बड़ा इम्पॉर्टेंट है। हम बोलते हैं कि जो जॉब करने वाला है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो जिसने जॉब करना है वो मेंटली फिजिकली फिट भी होना चाहिए ना। और बीमारी प्रोग्रेसिव है। अब क्या हुआ कि जब आप 5 साल पहले आए थे, बीमारी एक स्टेज पे थी, अब वो बीमारी प्रोग्रेस कर चुकी है। तो आप बेशक 5 साल हॉस्पिटल नहीं आओ, मगर बीमारी प्रोग्रेस करे। बीमारी हमारे अंदर है, इट विल प्रोग्रेस विद टाइम। सो होपफुली दिस टाइम यू कंप्लीट द प्रोग्राम, ठीक है, क्योंकि हमेशा चांस नहीं मिलता। अब कल रात को भी लॉस्ट अ पेशेंट, बहुत दुख होता है जब कोई पेशेंट को हम खो देते हैं। और हाँ, और मतलब सिर्फ मदर साथ में, अब अकेली रह गई वो माँ भी। तो ये बीमारी ऐसी ही है, तभी इसको WHO कहता है फेटल इफ़ अनट्रीटेड, जानलेवा अगर इलाज ना। तो अगर ब्रेन ख़राब है तो नॉर्मली हमारे पेशेंट्स आइदर दे डाई बिकॉज ऑफ सुसाइड, या फिर उनका कोई अंडर इंटॉक्सिकेशन हादसा हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, कोई केस हो जाता है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, ओवरडोज हो जाती है। सो दैट इज़ वाई हमें इन चीज़ों को सीरियसली लेना चाहिए। बट क्योंकि इन बीमारियों की हमें समझ नहीं है, सोसाइटी में इनकी बातचीत नहीं होती, इनको बीमारी नहीं माना जाता, तो हमें जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ना, हम फटाफट भागते हैं हॉस्पिटल। सो हॉस्पिटल में ऑब्वियसली आप आए हैं तो डॉक्टर ठीक ही करेगा, डॉक्टर दवाइयाँ देगा, डॉक्टर आपको स्टेबल करेगा। तो वो जो ऊपर से स्टेबिलिटी हुई होती है ना, ऊपर थोड़ा पेशेंट ठीक हुआ होता है, तो फैमिली को लगता है हाँ सब कुछ ठीक हो गया। ऐसा नहीं होता। 2 लेवल पे इस बीमारी का ट्रीटमेंट होता है, एक ब्रेन के लेवल पे, एक माइंड के लेवल पे। सो ब्रेन क्योंकि ढांचा है जिसमें माइंड है, तो पहले ब्रेन के जो केमिकल डिसऑर्डर हो चुके हैं, ब्रेन का जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो चुके हैं, उस पर दवाइयाँ काम करती हैं। फिर जब ब्रेन थोड़ा स्टेबल होना शुरू होता है तो माइंड पे वर्क करना हम स्टार्ट कर देते हैं। तो जब तक दोनों लेवल्स पे वर्क नहीं होगा, उसके बाद फॉलो अप नहीं चलेंगे, तो पेशेंट रिलैप्स होगा। मतलब ये जो भी हम यहाँ पर बैठे हैं हम सबके लिए है कि जब हम बोलते हैं कि बड़ा ट्रीटमेंट कराया जी, पता नहीं है फिर नशा क्यों कर लेता है, फिर रिलैप्स क्यों हो जाता है, फिर बीमार क्यों हो जाते हैं, फिर दौरा क्यों पड़ जाता है। तो इसीलिए हम हर मीटिंग में ये हाईलाइट करते हैं बात
कि ये बीमारियों का कोई क्योर नहीं है, ये ख़त्म नहीं हो सकती, इसके लिए कोई दवा नहीं बनी, इसके लिए कोई इंजेक्शन नहीं बना, इसके लिए बस एक प्रोसेस बना, एक तरीका बना, एक प्रोग्राम बना है जिसको रिकवरी प्रोग्राम बोलते हैं। जितना आप इस रिकवरी प्रोग्राम को सीखेंगे, उसको अप्लाई करेंगे, स्पेशली जब फैमिली पहले सीखेगी। और बड़ा सिंपल है लॉजिक, फैमिली क्यों? अब फैमिली पूछे हम क्यों, पेशेंट को क्यों नहीं बिठा रहे? वेरी सिंपल, 1 सेंटेंस आंसर। पेशेंट का ब्रेन डिसऑर्डर, पेशेंट को दिमागी बीमारी है, जिसका दिमाग खराब हो, बीमार हो, वह फैसला नहीं ले सकता। इसलिए परिवार को ट्रेन किया जाता है कि कैसे इस बीमारी में से पेशेंट को निकालना। इसलिए आप परिवार नहीं बैठेगा तो कौन बैठेगा? जब भी हमारे परिवार में कोई बीमार होता है तो बाकी के सदस्य उसकी केयर गिविंग करते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। हमारे कोई पड़ोसी तो नहीं आएंगे ना, इसीलिए फैमिली ट्रेनिंग ज़रूरी है। दूसरा ये बात आ गई कि ये मल्टीपर्पज़ प्लेटफॉर्म है कि इसमें एक लेवल के पेशेंट आते हैं जो नए आए हैं, जिनको बीमारी की अभी समझ नहीं है, तो उनको साइको एजुकेट किया जाता है कि देखो ये दिमागी बीमारी है, ये पेशेंट जानबूझ के नहीं कर रहा, क्योंकि हमारी बीमारी के लक्षण बड़े पेनफुल हैं ना। उल्टी आ जाए तो वो इतना दर्द नहीं देती, बाकी जो बीमारियों के लक्षण हैं वो हमें इतना परेशान नहीं करते, मगर ये बीमारी तो हमको भी बहुत परेशान कर देती है, फैमिली भी बीमार हो जाती है। इतने साल पहले फैमिली घर में सफ़र करती है, फिर वो पूरी मेहनत कर रही होती है, पूरा समझा रही होती है, पूरी अपनी एनर्जी लग गई होती है। इसलिए ये प्लेटफॉर्म फैमिली के लिए भी है, फैमिली हीलिंग भी होती है। जब यहाँ पे हम एक जैसे सब फैमिलीज़ बैठते हैं, एक जैसे हमारा दर्द होता है, पेन होती है, तो हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे वहाँ बैठा पेशेंट जब जसबीर सर को सुनता है तो वो आइडेंटिफाई करता है, वो रिलेट कर सकता है कि अच्छा इनके साथ भी यही हुआ था। जब एक मदर बैठी हुई किसी पेशेंट की मदर को सुनती है तो उसको भी होप मिलता है कि हमारा बच्चा भी ठीक हो सकता है। तो ये और दूसरा, जैसे हम कल भी डिस्कस कर रहे थे फॉलोअप में, दूसरा जो फैमिलीज़ रिकवरी में हैं, जैसे 4 साल से, 5 साल से, इवन 2 साल से, तो वो भी यहाँ पर आकर बैठते हैं, क्योंकि जब हमने ये सुन ही लिया कि ये बीमारी लंबे समय की है तो फॉलोअप्स तो चाहिए होंगे, हमें जुड़े रहना है इस प्रोग्राम से। ये हमारी दवाई है, ये हमारी मेडिसिन है। जैसे हम शुगर की मेडिसिन रोज़ खाते हैं, सो ये प्रोग्राम को हमें किसी ना किसी तरीके से फॉलो करना है, कनेक्टेड रहना। चाहे हम यहाँ पर आएँ, चाहे हम घर बैठ के मीटिंग सुने, चाहे हम जब भी हमें डॉक्टर मिलने को बोले तो हम हॉस्पिटल में आकर उसको मिलें, अपना असेसमेंट कराएं, चाहे हम हर्मिटेज में जाएं अपने फॉलोअप्स के लिए, चाहे हम दूर बैठे बैठे किसी तरह से हम मीटिंग से कनेक्टेड रहें, क्योंकि यहाँ पे जो बातें होती हैं वो हम फैमिलीज़ और पेशेंट्स के लिए, ये इट्स अ काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो ट्रेनिंग में हमेशा बल सिखाए जाते हैं, स्किल सिखाए जाते हैं। जैसे स्टिचिंग की ट्रेनिंग की स्टिचिंग कैसे करते हैं, पढ़ाई की ट्रेनिंग की पढ़ाते कैसे हैं। किसी ने इंजीनियर बनना है तो उसको ट्रेनिंग करनी पड़ती है पहले, तो इसी तरह से हमारा जो माइंड है उसको ट्रेन किया जाता है। सो दैट इज़ वाई इन चेयर्स की, इस जगह की बहुत इम्पोर्टेंस है। पर ये नहीं कि ये दवाई की जगह ले सकती है, दवाई अपना काम करती है, ये मीटिंग्स अपना काम करती है, रिहैबिलिटेशन अपना काम करती है। सो हर चीज़ जो प्रोग्राम में है, चाहे वो साइकेट्रिस्ट की दवाइयाँ हैं, चाहे वो थेरेपी है, काउंसलिंग है, रिहैबिलिटेशन है, मीटिंग्स हैं, फॉलोअप्स हैं, इन सब का कोई ना कोई पीछे साइंटिफिक कारण है, और यही पूरा ट्रीटमेंट है। अगर आप सिर्फ दवाई खाएंगे और माइंड की ट्रेनिंग नहीं होगी तब भी अधूरा है।
बिकॉज जब बोल ही दिया कि ये ब्रेन की गोली है, ये माइंड की गोली है, आपको 2 गोली खानी है, डॉक्टर ने बोला, तो अगर आप बोलेंगे नहीं नहीं मैं तो एक ही खा लूँगा, बाकी हम देख लेंगे, सो इट इज़ नॉट कंप्लीट ट्रीटमेंट ना। अगर एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि देखो हमने ये तरीका बनाया है, बस एक ये तरीका ही है जिसको फॉलो करके आप रिकवरी में जा सकते हो, तो ट्रीटमेंट में आप तरीका ही फॉलो करोगे ना। अगर आप वो तरीका फॉलो नहीं करते, एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं तरीका फॉलो करोगे तो मैक्सिमम चांसेस है बचने के, ठीक होने के। उसमें कुछ ना मतलब ना डॉक्टर कर सकता है, ना साइंस कर सकती है, ना हम कर सकते हैं। बट द सैड पार्ट इज कि हम हॉस्पिटल में भी बैठ के इस बीमारी को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि बहुत सारे लेयर्स हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इस बीमारी में समझने वाले। जो ठीक करने आए हैं पेशेंट को, वो खुद भी बीमार है, वो खुद भी थके हुए हैं, टायर्ड, एग्जॉस्टेड, फ्रस्ट्रेटेड, बेबस, उम्मीद खत्म हुई है। और फिर जब एक एज के ऊपर लोग आ जाते हैं, वो बोलते हैं ठीक है आधी ज़िंदगी तो बीत गई, अब भी बीत जाएगी, या वो बोलेंगे इसने तो ठीक ही नहीं होना कभी। सो हम बहुत कंजर्वेटिव, क्लोज माइंडेड बिलीफ सिस्टम लेकर आते हैं, ऐसे ऐसे थॉट, बीमार थॉट्स लेके आते हैं हम इस हॉस्पिटल में। एक पेशेंट को लाते हैं, एक हमारे दिमाग में भी बीमार थॉट्स ही होते हैं। तो अब आप सोचो कि जो साइकेट्रिक बीमारियों से एक्सपर्ट्स डील करते हैं, जो हमारी यहाँ टीम है डील करती है, जब आप हॉस्पिटल में दाखिल होते हो तो एक पेशेंट बीमार, ऊपर से फैमिली को भी कुछ नहीं पता, ऊपर से फैमिली भी बीमार, फैमिली अपनी दर्द सुनाई जा रही है, पेशेंट अपना दर्द सुनाई जा रहा है। कितना मुश्किल है देखो, इवन फॉर प्रोफेशनल्स। फिर प्रोफेशनल्स को, टीम को बड़ा मुश्किल लगता है इन मीटिंग्स के ज़रिए हमें पता समझाना कि देखो वो पेशेंट है, आप पेशेंट नहीं हो, वो मरीज़ है, वो आइडेंटिफाइड डायग्नोज पेशेंट है, आप उसकी बीमारी की वजह से परेशान हो, तो कम से कम आप तो मरीज़ वाली हरकतें बंद करो। जो पेशेंट कर रहा है वो सब हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो फैमिली को स्टेबल करना, फैमिली की हीलिंग करना, फैमिली को समझाना कि देखो ये बीमारी है। अभी आज मैं एक फैमिली के साथ, हर फैमिली यही कहती है, आज मैं जब फैमिली के एक साथ बैठी थी तो उसमें से एक मेंबर ने बोला इसने बड़ा परेशान किया हुआ है। हाँ, जब आप बोलते हैं कि हमारे पेशेंट ने परेशान किया हुआ है तो वो ठीक बात है, और पेशेंट को उसकी बीमारी ने परेशान किया हुआ, पेशेंट जानबूझ के तो नहीं कर रहा। तो आप इन शब्दों को बदलो और बोलो कि बीमारी परेशान कर रही है, पेशेंट नहीं परेशान कर रहा, वो बीमारी की वजह से कर रहा है और उस वजह से हम परेशान हो रहे हैं। जब तक हम अपनी ये छोटी छोटी सोचें नहीं बदलेंगे, बिलीफ सिस्टम नहीं बदलेंगे, हम खुद ही नहीं अपना पाएंगे कि ये बीमार है। दुनिया को तो छोड़ो, हम ही नहीं उसको अपना पाएंगे कि बीमार है। इसलिए फर्स्ट स्टेज पे तो फैमिली पहले एक्सेप्ट करे, अपने आप हीलो, स्टेबल हो, फिर उसके बाद कहीं जाके मौका मिलता है कि हाँ अब आप बीमारी के बारे में समझो, बीमारी कैसी है, लक्षण कैसे हैं, आपको क्या सीखना है एज अ फैमिली, पेशेंट को कैसे मैनेज करते हैं, पेशेंट से कैसे बातचीत करते हैं, आपकी ट्रेनिंग क्यों ज़रूरी है, घर का माहौल बदलना क्यों ज़रूरी है, क्यों रिहैबिलिटेशन ज़रूरी है, क्यों फॉलोअप ज़रूरी है। तो इतनी सारी चीज़ें आप खुद बताओ, एक दिन में हम आपको कैसे समझा सकते हैं। सो यस, इन साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स हम झूठ बोलते हैं, हमें बोलना पड़ता है। पहले तो हमें बोलना पड़ता, चलो 4 दिन ही रुक जाओ, अच्छा 7 दिन रुक जाओ, अच्छा जब आप 7 दिन रुके तो हम आपके साथ रोज़ बैठते हैं, हम रोज़ मीटिंग करते हैं।
तो ये जो झूठ बोल रहे हैं, जब पेशेंट बोलते हैं आपने तो 7 दिन कहा था, आपने तो 4 दिन कहा था, आपने तो 1 महीना कहा था, आपने तो 3 महीने कहा था, तो हमारे पास कोई लॉजिकल ऐसे जवाब नहीं हो सकता जब तक फैमिली रुकेगी नहीं, यहाँ बैठेगी नहीं। अगर फैमिली हॉस्पिटल में देखेगी नहीं कि देखो इसको नशा नहीं मिल रहा तो इसको कितनी तोड़ बज रही है, कितना तकलीफ में है पेशेंट, तो आपको दिखेगा ना कि वो बीमार है, कि जानबूझ के कोई अपने आप को तकलीफ देता है। अगर हमारे दिमागी का बीमारी का पेशेंट ऐसी हरकतें कर रहा है, ऐसे एपिसोड में है, उसको देखकर ही पता लगे ना वो बीमार है। तो जब उनकी टांगें दर्द हो रही हैं, जब वो उनका शरीर कुस रहा है, उनको तकलीफ हो रही है, टिका नहीं आ रहा, तो आप भागते हो फटाफट नर्सिंग स्टेशन की ओर, उसको दवा दो, उसको दवा दो, नींद नहीं आई। ये सब क्या है? ये हमारी दवाइयाँ नहीं कर रही, ये विड्रॉल्स हैं, ये बीमारी के लक्षण हैं। जैसे अगले 7 दिन आपके बच्चे का विड्रॉल मैनेजमेंट होगा, ये विड्रॉल्स हैं। तो जब तक आप यहाँ रहेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, तो आपको समझ कैसे आएगी? और इन्हीं चीज़ों से आप परेशान हो घर में। तो अगर इसी चीज़ पे आप काम नहीं करोगे, बीमारी के लिए ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर आए हो, बीमारी की पहचान ही नहीं करोगे, तो फिर आप यहाँ से खाली आ जाओगे। फिर आप बोलोगे हम तो जी ट्रीटमेंट करा के आए, फिर भी नहीं हुआ। तो बहुत सारे फैमिलीज़ के साथ यही प्रॉब्लम है कि पहले तो हमें पता ही नहीं बीमारी क्या है, और बीमारी नहीं पता तो हमें ट्रीटमेंट नहीं पता। तो कभी गोलियां खा के हम बोल देते हैं हमने ट्रीटमेंट करा लिया, कभी हम 7 दिन का डिटॉक्स करा के बोलते हैं हमने ट्रीटमेंट करवा लिया, कभी हम 5-6 महीने ठीक रह के दवाइयाँ छोड़ देते हैं, फिर बोलते हैं हमने ट्रीटमेंट कराया। दिस इज़ रॉन्ग। ये लाइफ टाइम इलनेस है, एक तरीका बना है, उस तरीका उस प्रोग्राम के तरीके के दायरे में रहना पड़ेगा, इसके लिए सीखना पड़ेगा। सो मेडिसिन प्लस स्किल्स, मेडिसिन प्लस स्किल पावर, नॉट विल पावर। तो दैट इज व्हाट सर these meetings are all about. So we would appreciate your wife can also come and stay, ऐसी बात नहीं है, बट हमने कहा था कि एक पर्सन का रहना ज़रूरी है। इफ़ 2 कैन स्टे, नथिंग लाइक इट। आई थिंक आप और आपके वाइफ, शी कैन सी लाइव टेलीकास्ट ऑल्सो, उनका हम सब्सक्रिप्शन आपका कर देंगे। यस, बट जब तक वो हॉस्पिटल में है तो देर इज़ नथिंग रॉन्ग इफ़ योर वाइफ ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, शी कैन कम बैक आफ्टर सम टाइम, बिकॉज ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारी ज़रूरत है। एंड सबसे बड़ी बात ये है, ये इलनेस ब्रेन से रिलेटेड है ना। तो हमारी इंसानी जो फितरत है, हमारी जो नेचर है, ह्यूमन मेमोरी शॉर्ट लिव्ड, हम ना थोड़ी देर बाद बातें भूल जाते हैं। तो इस बात को भी याद रखना पड़ेगा ना कि लाइफ लॉन्ग इलनेस है, हमें किन चीज़ों का प्रिकॉशन लेना है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे माइंड की ट्रेनिंग ही ऐसी हुई होती है। अब जैसे हम लेडीज़ करवा चौथ को व्रत रखते हैं, है ना, वी आर नॉट सपोज टू हैव वाटर, मतलब ऑटोमेटिकली नेचुरली फ्रिज की तरफ हाथ चला जाता है और आप पानी निकाल लेते हो, बिकॉज माइंड ट्रेन हुआ है कि अब बॉडी मांग रही है तो आपको पानी पीना है, ठीक है। सो इसी तरह से माइंड की ट्रेनिंग होना ज़रूरी, देन आपको कॉन्शियसली याद करना पड़ता है कि नहीं आज पानी नहीं पीना है। सिमिलरली इन प्रोग्राम में हमें कुछ डूज एंड डोंट सिखाए जाते हैं कि ये करना है, ये नहीं करना है। अब क्योंकि ह्यूमन मेमोरी शॉर्ट लिव्ड, हम भूल जाते हैं। याद दिलाने के लिए, कॉन्शियस लिविंग करने के लिए हमें इस पे काम करना पड़ता है। शुरू में ज़्यादा करना पड़ता है, उसके बाद हमारा माइंड ट्रेन हो जाता है, बिकॉज वी फॉरगेट कि हम तभी हम कहते हैं कि जिस पेन में हम यहाँ पर आए थे, क्योंकि पेन ही हमको यहाँ लेकर आई थी, उस पेन को हम हमेशा याद रखें। इनफैक्ट एक बड़ा इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल टूल हम यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं डेटा इंटरवेंशन, ठीक है।
अक्सर क्या होता है, जब भी हमारे पेशेंट इंटॉक्सिकेशन में होते हैं, नशे के इन्फ्लुएंस में होते हैं, तो वो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको याद नहीं रहती। या कोई दिमागी बीमारी का पेशेंट मेनिया में है, उसको याद नहीं रहता, ठीक है। तो जब हमारी पेशेंट रिहैब ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और हर सैटरडे हमारी फैमिलीज़ वहाँ आती है, सो वी आस्क फैमिली टू गेट अ डेटा। जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जैसे फादर मदर, बच्चे हो गए, ठीक है, वाइफ हो गई, वी आस्क देम टू राइट लेटर्स कि आप चिट्ठियाँ लिख के लाओ, चिट्ठियाँ लिख के लाओ, और उसमें आप फैक्ट्स लिखो कि इस बीमारी के दौरान ये हुआ, आपने फलाना फलाना दिन ये किया। तो जब फैमिलीज़ को मैं ये शेयर करती हूँ ना, तो वो थोड़ा गुस्सा भी हो जाती है। वो कहते हैं अब हम क्यों याद करें, वो तो बहुत पेनफुल है, हमें नहीं याद करना। और हम नहीं चाहते कि पेशेंट की बेइज्जती हो, हम नहीं चाहते कि पेशेंट शर्मिंदा हो, ठीक है। अब आउट ऑफ लव एंड अटैचमेंट वो ये कह रहे होते हैं, मगर उसमें साइंटिफिक कारण क्या है कि एक जो दर्द है, एक जो एहसास है, वो पत्थर को होगा, जानवर को होगा या इंसान को होगा, किसको होगा? तो जो अगर इंसान को एहसास नहीं दिलाएंगे हम, फीलिंग नहीं आएगी, उसको रोना नहीं आएगा, उसको हंसना नहीं आएगा, तो कैसे पता चलेगा कि वो वापस इंसान बन रहा है? प्लस हमारे बीमारी का एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है डिनाइल। पेशेंट बहुत देर तक मानता ही नहीं है कि वो बीमार है, वो डिनाई करता है, वो बड़ी बातों को छोटा करके बोलता है। तो जब हमारे थेरेपिस्ट वो डेटा उसके सामने रखते हैं कि देखो आप कहते हो कि कोई बड़ी बात नहीं, आप कहते हो कि ये बीमारी नहीं है, आप कहते हो आप मैनेज कर लोगे, तो बीमारी के दौरान ये देखो क्या क्या हुआ। अगर आप अभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगे, अभी भी डिनायल में रहोगे, तो फिर बीमारी जब प्रोग्रेस कर जाएगी तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। तुम्हारा डेटा बहुत पेनफुल होता है, उसमें पेशेंट्स ने माँ बाप को धक्के मारे होते हैं, कई हादसे हुए होते हैं, लड़ाइयाँ हुई होती हैं, झगड़े हुए होते हैं, डेथ्स भी हुई होती है। तो ये इसमें जो सारी चीजें हैं, जो ये प्रोग्राम में ये सारी चीजें, आप सोचो ये टूल्स है, हमारे पास ये औजार है, हम पूरी तरह से कोई चीज को ठीक नहीं कर सकते, हम उसकी मरम्मत कर सकते हैं कि वो चीज को हम ठीक तरह से यूज करना शुरू कर दें। बस हम यहाँ बैठे ये औजार चलाना ही सीख रहे हैं, टूल्स की कैसे यूज करें। इसीलिए आप यहाँ बैठ के हमेशा सुनोगे, जुड़े रहो, आते रहो, क्योंकि बीमारी है दिमाग की और दिमाग ने जिंदगी जीनी है बाहर। अगर हमारे पेशेंट का मेंटल हैंडीकैप है, ठीक है, दिमाग में यादें हैं, दिमाग में सोचें हैं, दिमाग में बिलीफ सिस्टम है, गुस्सा है तो दिमाग ने प्रोसेस करना है, जेलसी है तो दिमाग ने प्रोसेस करनी है, अगर जिंदगी में कुछ लॉस हो गया उसको दिमाग ने प्रोसेस करना है, और ये पूरी बाहर की दुनिया में यही सब है। तो जो हमारे पेशेंट्स के ब्रेन हैं वो बने ही कुछ इस तरह से हैं कि उनके लिए थोड़ा ज्यादा मुश्किल होता है। मान लीजिए अच्छा मौसम हुआ, जसवीर सर क्या याद आया? मैं तो चाय पकौड़े खा के आया। अब इतने सालों बाद ये चाय पकौड़े बोल रहे हैं, पहले तो कुछ और ही बोलते होंगे। ठीक है, अब आप सोचो, अब बचपन से मैंने तो हमेशा बारिश में पूड़े खाए मीठे, तो जब बारिश होती है मेरे दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो एक एडिक्ट के दिमाग में ऑटोमेटिकली क्या आता है?
तो आप सोचो, हर चीज हर जगह पर इट्स अ डिजीज ऑफ एसोसिएशन। आपके बीमारी का दिमाग का रिश्ता हर चीज के साथ है। हर चीज से बच के निकलना, अपने आप को रिकवरी में रखना कितना मुश्किल है। सो आई एम श्योर एक्सपर्ट्स ने बहुत माथापच्ची करी होगी, तब जाके एक ये प्रोग्राम बना है कि देखो ये एक तरीका है, अगर हम फैमिलीज ये फॉलो कर लें तो हमारा पेशेंट रिकवरी में आ सकता है। फिर उसके कुछ देर बाद पेशेंट्स बारिश वाले दिन चाय और पकोड़े खाते हैं जसवीर सर की तरह। मतलब कुछ देर बाद पेशेंट भी चलना शुरू हो जाता है रिकवरी में खुद। बट ये सारा जो सफर है वो हम यहाँ बैठ कर सीखते हैं। दैट इज वाई मीटिंग्स में बैठना बहुत जरूरी है। मतलब एक एंडलेस लिस्ट है। एक दिन में हम एक ही टॉपिक पे बात कर सकते हैं। इसमें इतना कुछ है। अभी तो सिर्फ थोड़ी सी चीजें प्रोग्राम की बोली, उसके बाद जब पेशेंट ने घर जाना है, घर हमारा टूटा फूटा हो जाता है। टूटे फूटे रिश्ते, टूटा फूटा घर, हम भी टूटे फूटे। अब इट्स सो डिफिकल्ट फॉर यू, है ना, यू आर गोइंग बैक, बट कहीं ना कहीं पापा का ध्यान है इधर। सो इट्स नॉट इजी, आसान नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज, जैसे आपने कहा कि 5 साल लगे चूज करने की, अब तो जाना ही पड़ेगा। तो पहले ये एक और कारण है जो ट्रीटमेंट नहीं होता, हमारी ख्वाहिशें और सपने, क्योंकि हमें बीमारी नहीं मानते इसको और सीरियस नहीं समझते इसको, तो हमें जिंदगी में दूसरी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है। कैंसर बहुत भयानक शब्द है, वो सुन के सारी जिंदगी के दूसरे काम छोड़ सकता है इंसान। हार्ट अटैक बहुत बड़ी न्यूज है, उसको हम छोड़ सकते हैं। कोविड के नाम से इतना डर गए थे कि होने से पहले ही हमने दवाइयां खा ली। पर आप सोचो, जो दिमाग जिंदगी चलाता है, शरीर चलाता है, उसकी बीमारी को हम कैसे इतना लाइटली लेते हैं। हम लाइटली नहीं ले सकते। किसी भी टाइम ये बीमारी इस तरह से अटैक कर सकती है कि सब कुछ खत्म हो सकता है। सो दैट इज व्हाई रिकवरी प्रोग्राम इज अ मेडिसिन। ये प्रोग्राम कुछ देर बाद बहुत सारे हमारे पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, काफी सारे पेशेंट रिकवरी में हैं। यूएस में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, इंडिया में भी है, हर जगह है। अब हर कोई रोज नहीं आ सकता, बट आप प्रोग्राम जब सीख लेते हो ना, प्रोग्राम इज इनसाइड यू, इट गेट्स इनसाइड। जैसे एडिक्शन अंदर है, प्रोग्राम भी अंदर चला जाता है ऑटोमेटिक, बिकॉज हमारा माइंड वैसे ही ट्रेन्ड हो जाता है। इसलिए जो ये रिकवरी प्रोग्राम है, ये हम सबके लिए बहुत जरूरी है। मेरे लिए, आपके लिए, पेशेंट के लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है। और देखा जाए तो जो लोग यहाँ बैठने लगते हैं, जब वो समझने लगते हैं, तो एक टाइम के बाद हमें रियलाइज होता है कि ये सबके लिए, बिकॉज दिस प्रोग्राम इज टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, रिश्ते कैसे निभाते हैं, बातचीत कैसे करते हैं, घर का माहौल कैसे अच्छी तरह से रखते हैं, बाउंड्रीज कैसे बनाते हैं, शेयरिंग कैसे करते हैं, फैमिली बॉन्डिंग कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ये सब कुछ चलाता है। और यही हमने रिकवर करना है, क्योंकि यही ढांचा हिला हुआ है हमारा। अब इट्स नॉट इजी फॉर यू एट दिस एज to see your son like this, very difficult, but this is the place जहाँ पे आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, आपको रिलीफ मिलेगा, हीलिंग मिलेगी, प्रोवाइडेड आप पहले रिकवरी में जाओगे। बिफोर योर पेशेंट यू हैव टू गो इन रिकवरी, दैट इज मस्ट।
बाकी सारी चीजें जो आपके दिमाग में नॉन इश्यूज चल रहे हैं, नॉन इश्यूज जैसे, मैं नहीं कहती जिंदगी में सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, दुनियादारी भी देखनी है, सब कुछ देखना है, बट अगर हमारे घर में ये बीमारी है तो बाकी चीजें वैसे ही खत्म हो जाती, उनका कोई हमें उनकी कोई खुशी नहीं होनी। अगर जॉब में है हमारा पेशेंट, वो जॉब ही नहीं उससे हो पाना। अगर आप उसकी शादी कर देते हो, वो शादी नहीं निभा पाएगा। एटलीस्ट 2-3 फैमिलीज आती हैं हमारी हफ्ते में, कम से कम 2-3, जिसमें वो नई नवेली दुल्हन, न्यूली वेडेड, चूड़ा पहना हुआ, और मोस्ट ऑफ द फैमिलीज ने बताया नहीं हो, और वो शादी कर देते हैं, विच इज सो सैड। बिकॉज बिलीफ सिस्टम क्या है, इस पे जिम्मेवारी डालो ना, ये ठीक हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, बहुत सारी फैमिलीज इसलिए करते हैं कि छुटकारा पा दे, अब ये संभालेगी। ये बहुत क्रूड लग रहा है बोलना, बट इट इज ट्रू कि अब हमारा हो गया, अब ये संभालेगी। तो ये बीमारी इतना थका देती है कि मैं नहीं बोल रही कि वो गंदे पेरेंट्स हैं जो ऐसा काम कर रहे, बीमार हो चुके हैं, आई से उनकी कैपेसिटी खत्म हो गई है, या उनको समझ नहीं है। अच्छा ये ठीक है, ये आज जो सॉरी बोली है ना, ये कल से नहीं करेंगे, तो वो कल ही नहीं आता कभी। सो फैमिली कीप्स ऑन वेटिंग, एक दिन आएगा, चमत्कार होएगा, कुछ होएगा, वी कीप ऑन वेटिंग। जो पेशेंट है वो ही कहता है कि अच्छा मैं इसके बाद भी करूंगा। हाँ, सो हमें नहीं पता ना कौन कह रहा है, खराब दिमाग। खराब दिमाग क्या बोलेगा? दैट इज व्हाट वी हैव। अगर हम ये बस इस पार से इस पार आ जाए ना, कि वो नहीं कर सकता, उसको ये बीमारी है, उसका ब्रेन खराब है, सो इट विल बिकम, फिर हम एक्सेप्टेंस आ जाता है, देन वी एक्सेप्ट द ट्रीटमेंट, देन द ट्रीटमेंट बिगिंस। द डे फैमिली एक्सेप्ट्स कि उसको ब्रेन डिसऑर्डर है, वो नहीं कर सकता, द ट्रीटमेंट बिगिंस। अदरवाइज आप यहाँ पे 7 महीने एडमिट रहो, नो रिकवरी। कई बार ना भुलेखा की पैंदा भी साडा पेशेंट पढ़िया लिखिया बहुत है, क्वालीफाइड बहुत, हाँ, इन्हें पीएचडी की है, इन्हें आ कीता, हमारे सारे पेशेंट बहुत इंटेलिजेंट है। ये जी ये एसडीएम लगा, ये जी एमडी डॉक्टर है, वो ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਉਹਦਾ ਆਈਕਿਊ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਈਕਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਐਸਡੀਓ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਪੜਿਆ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 5-5 ਪੀਐਚਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਐਚਡੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਪੀ ਕੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਥੋੜੀ ਕਰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 20-25 ਐਮਡੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਹੋਣਾ, ਐਮਡੀ ਡਾਕਟਰ। ਐਂਡ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ, ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਓਨਾ ਹੀ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਲਿਵਿੰਗ ਡਿਸਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਵੇਖੋ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੇ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣ ਫਿਰ ਤੇ ਬਲੌਗ ਬਹੁਤ ਤਗੜਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਨੇ ਪੇਪਰ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਆਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਮੈਂ ਆਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਐਮਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ देना नहीं है। इस चीज में फैमिलीज बहुत फंसती हैं कि वैसे तो बड़ी समझ है, वैसे तो बड़ी कहानियां बना लेता है, वैसे तो बड़ी चालाकियां कर लेता है, उसमें कैसे दिमाग चलता है? तो उसके लिए भी सर साइंटिफिक मतलब रीजनिंग देते हैं कि माइंड ट्रेनिंग से सीखता है। तो अगर किसी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है तो इट इज इन द माइंड। तो हमारे जो ऑटोमेटेड प्रोसेसेस हैं, जो ब्रेन है, जैसे नहाना कैसे, खाना कैसे, सब्जी खाना बनाना हम रोज तो नहीं सीखते, सो वो ऑटोमेटिक प्रोसेस है ब्रेन का जो हो जाता है। दैट इज हाउ द ब्रेन वर्क्स। मगर डिसऑर्डर जो है वो हमें समझना जरूरी है, और रिसर्च कहती है कि हमारे पेशेंट्स बहुत इंटेलिजेंट होते हैं,
they are above average, but at the same time they all have some shortcomings, character flaws. जैसे एक्सप्रेस करना नहीं आता उनको, अपनी फीलिंग्स मैनेज करना नहीं आता, इमोशनल कोशेंट उनका लो होता है, उनको लाइफ मैनेज करना नहीं आता, वो ज्यादा जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ये एक फिजिकल हैंडीकैप है, इट्स नॉट एन अब्यूज, ये गाली नहीं है दिमाग खराब होना, ये एक फिजिकल हैंडीकैप है। जैसे हम बोलते हैं नहीं नहीं इसका पेट कमजोर है बहुत, इसकी हड्डियां कमजोर है, इसी तरह से हमारे पेशेंट्स का ब्रेन इस तरह से बना है कि एक तो नशे उनको पचेंगे नहीं, एक वो जो उनका थॉट प्रोसेस है, उनका जो वे ऑफ थिंकिंग है, रीजनिंग है, वो अलग है थोड़ा सा। हो सकता है मैं नॉर्मल अपनी लाइफ में एक प्रॉब्लम को इतना देखूं, मेरा पेशेंट इतना करके देखता है। सो अब वो अपनी शॉर्टकमिंग्स पे कैसे वर्क कर सकते हैं वो ये प्रोग्राम सिखाता है कि देखो भैया स्ट्रेस तो आएगा, टेंशन भी आएगी, क्रेविंग भी आएगी, मरते दम तक आप मैनेज करना कैसे सीखोगे। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग हियर। और फैमिली मैनेज करना कैसे सीखेगी। अब फैमिली सोचे अच्छा पूरी उम्र की बीमारी है, पूरी उम्र हम हॉस्पिटल में बैठेंगे, नोबडी इज सेइंग दैट। प्रोग्राम में समथिंग जिसको आपने अपने अंदर धारना है, यू हैव टू लर्न इट। दैट इज व्हाट वी वांट टू शेयर। ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਦੀ ਹੋਈ ਨਾ, ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਇੰਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ, ਉਹ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਗਨੀਫਾਈ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਉਹਨੂੰ ਮੈਗਨੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਓਕੇ ਓਕੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ, ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਰਸੋਈ 'ਚ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੂਟ ਬਾਟ ਬੰਨ੍ਹਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਟੋਪੀ ਪਾ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਹੌਸਪੀਟਲ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਕੀ ਹਰਜ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕਾਹਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਫਾਇਦਾ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੈ? ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਬੰਦਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੈਗਾ ਹੀ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਦਵਾਈ, ਪਰੇ ਲਾਇਓ ਦਵਾਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਚੁੱਕ ਆਇਆ ਦਵਾਈ ਉੱਥੋਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲਿਆਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਇਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੇ ਖਾਣੀ। ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਓ ਟੀਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਓ ਥੈਰੇਪੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਡਿਊਟੀ 'ਚ, ਮਗਰੋਂ ਰੇਲਵੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਹੁੰਦਾ ਬੰਦ ਮਹਿਕਮਾ। ਮੈਂ 19 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਵਾਂ ਅਤੇ 19 ਤੱਕ 78 ਬੰਦੇ ਮਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। 78 ਅਤੇ 4 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ 5-7 ਹੋਰ ਝੜ ਗਏ। ਰੇਲਵੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੈ ਵੇਖੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਵੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਮਗਰ ਫਿਰਨਾ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਫਿਰਨਾ। ਉਹ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖਬਰਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਵਹਿਮ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ। ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸੋ ਚੰਗਾ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੇਸ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਊ ਆਪਣੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਦਾਦਾ ਗੋਲਕ ਸੀ, ਦਾਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਗਾਂ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜੋਬ ਮਿਲ ਗਈ। ਗਾਂ ਬੇਟਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਗਾਂ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ, ਗਾਂ ਪੋਤਰਾ ਵੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਐਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰਾਬ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਾਪਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੀ ਪੀਂਦੇ, ਪਾਪਾ ਸਰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਨਾ ਸ਼ਾਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਹੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ। ਇਹ 'ਚ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੀਣ ਡਈ ਆ, ਇੰਨੇ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਆ।
ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਡਿਨਾਇਲ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ, ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ। ਸੋ ਬਿਮਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਚ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ। अमन कुछ कहना है आपको? ਬਿਮਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣ ਚ ਫਾਇਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਤੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣੀ ਪਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹ 'ਚ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ 'ਚ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਇਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਇਹ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਭੱਜਦਾ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹੀ ਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਤੇ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਬਸ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਕਿਹਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਆ, ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਣੀ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛਡਾਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜਾਨਲੇਵਾ ਆ, ਫੈਟਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੌਨ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਚੱਕਰ 'ਚ ਫਸਾਉਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਐਡੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਰਿਕਵਰੀ 'ਚ ਹੈ, ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਫੈਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਆਪ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਭਾਜੀ? ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮਨ ਪੱਕਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਲੇਬਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਖਤੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਤਰੀਕਾ ਵਾ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਹੋਏਗਾ ਫਾਇਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਕਰੋ, ਆਪ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਔਖੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਸੌਖੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਸੌਖੀ ਹੋਏਗੀ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਨਵਰਸ ਹੈ, ਪਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ। ਐਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਸੈਟਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਆ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਕਪੱਤਾ ਜੀ। ਐਂਡ ਫੈਮਲੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਣਦੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਆ, ਜਾਣਨਾ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਦੋਂ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲੇਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਦੈਨ ਓਕੇ। ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਏਗਾ, ਸਵਾਦ ਆਏਗਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਹਨੂੰ 4 5 6 7 ਮਹੀਨੇ, 8 ਮਹੀਨੇ, 10 ਮਹੀਨੇ, 12 ਮਹੀਨੇ, 18 ਮਹੀਨੇ, 24 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਤਨੋ ਮਨੋ ਧਨੋ, ਕਿਤੋਂ ਤਨੋ ਮਨੋ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਹੈਨਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਾਊਟ ਆਣਾ, लास्ट वाली सबसे ज्यादा ਡਾਊਟ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲੱਗ ਜਾਣਾ।
ਦੇਖੋ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ ਯਾਰ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਆ? ਮੈਂਟਲੀ ਫਿੱਟ ਆ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ? ਉਹ ਠੀਕ ਆ। ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਭਰ ਰਹੀ, ਰਹਿਣ ਦੌਣ ਕੀ ਲੋੜ ਜਾਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਨੌਨ ਇਸ਼ੂ ਚਲੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਚਾਂ ਉਹ ਆਣੀਆਂ ਜਿਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਟੈਚ, ਜਿਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਸੋਚਾਂ ਆਣੀਆਂ, ਉਹੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ 'ਚ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡੀ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿਖਾਈਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫਸ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਫਸਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਾਲ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਨ ਡੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ 3 ਪੀਸ ਸੂਟ ਲੈਣ ਡੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਲੈਣ ਡੇ, ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਨਾ ਵਿਆਹ ਜਾਓ, ਅਜੇ ਵਿਆਹ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਈਆਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ? ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਪਰ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਟਾਫਟ ਜਿਹੜਾ ਖਲਾਰਾ ਪਾਇਆ ਥੋੜਾ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੋਅ ਆਫ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇਖੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਛੁੱਟੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮਿਲੇ? ਦੇਖੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ? ਦੇਖੀ? ਹਾਂਜੀ सर, हमारे हॉस्पिटल में ਪਹਾੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, हम रोज देखते हैं। ਪਹਾੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਡਾਕਟਰ ਦੀ 10% ਚੱਲਦੀ ਜੇ, 5 ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਜੇ, 5 ਹੀ। ਜਿਹੜਾ 7 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾ वो नहीं, चौथे सबसे दिन ज्यादा मजा आता है जब पेशेंट बैठ के वो बोल रहे होते सर को, तो ये ऊपर वाली है ना, ये बंद कर दो, ये ना तीसरी वाली बढ़ा दो। मतलब दे आर ਉਹ doing ਮੈਂ that। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਹੈਰਾਨਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ मगर ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ family- ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ 5 ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਛਾਈਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਇਹ ਨਾ ਬੜਾ ਮੋਟੜ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ, ਵਿਆਹੁਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਵਾਈ ਪਾਓ ਵੀ ਫਿਟਨੈਸ ਆ ਜੇ, ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਜੇ, ਇਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਦਵਾਈ ਪਾਓ, ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਕਿੱਧਰ ਤੁਰ ਪਿਆ? इसीलिए हम बोलते हैं कि जिस पेन के साथ आप आए होते हो वो पेन याद रखनी चाहिए। थोड़ी देर बाद वो पेन हमारे दिमाग से निकल जाती है, हम अगेन शॉर्ट लिव मेमोरी, हम भूल जाते हैं। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਜੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਪੀ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀਆ ਹਸਪਤਾਲ ਗਏ ਤਾਂ, ਰੋਜ਼ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਲਿਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਦੁਪਹਿਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿੱਕ ਮਿਲੇਗੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ 'ਚ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵਰਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, 2 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਏ, 4 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਟੁੱਟੇ, ਸਮਝੋ ਦਿਮਾਗ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਲਾਈਫ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਇਲਾਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਇਲਾਜ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਇਲਾਜ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ
ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਾਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਾਮਯਾਬ। ਕਾਮਯਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣਗੇ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬਪਤੀ ਹੋਵੋ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ, ਪਰ ਲਾਈਫ ਜ਼ੀਰੋ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਰਾ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕੋਰਟ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਹੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਿਆ ਅਜੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਲਾਈਫ? ਲਾਈਫ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਲਾਈਫ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭਰਾ ਮਾੜਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਸੜਕ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲ ਗਈ, 5-7 ਲੱਖ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? ਭਰਾ ਹੀ ਆ ਤੇਰਾ। ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਆ ਜਾਨ ਦੇ ਗੁੱਸੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਾ, ਦੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੇਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਕੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਚੱਲ ਜੇ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲਦਾ ਇੱਥੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਇਹ ਵਿਜ਼ਡਮ ਆਉਣੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਨਸ਼ਾ, ਬਿਯੋਂਡ ਦਾ ਨਸ਼ਾ। ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਜੇ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਜੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੀ। ਕਿ ਉਹ ਚਾਂਸ ਵੇਲ ਕਰੋ, ਵੇਲ ਕਰੋ, ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜੀ ਕਿਹੜੀ